गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे होंगे। और हरियाणा जीके में हमने एक टॉपिक शुरू किया था प्रसिद्ध व्यक्तित्व का, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ हरियाणा, जिसमें हमने देखा था इतिहास से जुड़े कुछ खास बड़े चेहरे थे जिन्होंने प्राचीन काल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हरियाणा के इतिहास में, इनफैक्ट भारत के इतिहास में। जैसे हमने देखा था हर्षवर्धन थे 7वीं शताब्दी के राजा, जो कि एक प्रतापी राजा थे, उत्तर भारत के लास्ट हिंदू सम्राट भी थे। फिर हमने देखा था कैसे मध्यकाल में हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनका बोलबाला रहा अजमेर, दिल्ली, हरियाणा के इलाकों पे। उनकी कचहरी थी हमारे तोशाम में, यानी भिवानी में, बारादरी, तोशाम की बारादरी, वही उनकी कचहरी कहलाती है। फिर हमने देखा कैसे छोटे लेवल पे महिपाल नाम के एक राजा थे, मतलब सेना नायक थे। ऐसे ही हमने देखा था गोपाल सिंह थे। तो इस तरह के कुछ खास चेहरे, जाटवा थे, और अपने ये थे ना मेवाती, हसन खां मेवाती थे, जिनका देश के इतिहास में तो ऐसा सच नाम नहीं है, लेकिन हरियाणा के इतिहास में जिन्होंने खासा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और जो प्रभावित करता था हरियाणा की हर तरह की, चाहे सामाजिक संरचना की बात करें या राजनीतिक संरचना की बात करें। फिर हमने देखा था कैसे खिलाड़ियों, शायद लो लास्ट जो हमने पढ़ा था 4-5 खिलाड़ी ही कल पढ़े थे, तो अब हम लोग इसको लगभग कंप्लीशन पे आने वाले हैं। हमने हर्षवर्धन पूरा डिटेल पढ़ा था, अनंगपाल द्वितीय, पृथ्वीराज, जाटवा, हसन खां मेवाती, हेमचंद्र। फिर राजनीतिज्ञों में हमने पढ़ा था अपने सीएम्स के बारे में, बंसीलाल जी, भजन लाल जी। हमने पढ़ा था कैसे दीनदयाल शर्मा जी थे, हिंदू महासभा, हिंदी के उत्थान के लिए काम किया ना, ये सब चीज़ें। सर शादी लाल पहले अपने चीफ जस्टिस थे, जिनको कि लंदन की प्रीवी काउंसिल में 5 साल तक बैठने का मौका मिला 1934 से 1938 में। फिर 41 में ही एक्सपायर हो गए। अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि दी। बंसीलाल जी 12 साल तो राज्य के सीएम रहे, किश्तों में सही, 3 बार सीएम बने, 7 बार एमएलए रहे, 2 बार देश के कैबिनेट मंत्री बने, एक बार रेल मंत्री बने और एक बार रक्षा मंत्री बने। तो बड़े अच्छे रिलेशन थे इनके देश के पीएम के, यानी कांग्रेस के साथ। भजन लाल जी हरियाणा की राजनीति में एक इम्पॉर्टेंट चेहरा, 2 बार सीएम की कुर्सी पर रहे, हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्ट्री इन्होंने संभाली थी, तो ये भी हमने पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया। इनका कृषि मंत्री और वन पर्यावरण मंत्री। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला सीएम रही, और ये देखा था हमने कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पढ़ी इन्होंने, अम्बाला में ये जन्मी थी, और किस तरह से इनका बचपन बढ़िया बीता। फिर ये दिल्ली कूच कर गई और विदेश मंत्री रही लास्ट सरकार में, फिर लास्ट ईयर इनकी डेथ हो गई 19 में। साहित्यकारों में याद होगा सूरदास थे, जन्म से अंधे थे, हमारे यहीं पे सीही गांव फरीदाबाद में जन्मे, गऊ घाट चले गए और बहुत सुंदर चित्रण किया, बिना देखे किसी को एक बच्चे के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन किया। तो संत हरिदास इनके गुरु थे। सूर सारावली, सूर सागर, ये इनकी, और साहित्य लहरी। अल्ताफ हुसैन हाली हमने पढ़ा था, पानीपत में जन्मे थे। मिर्जा गालिब जो दिल्ली में रहा करते थे, शायरों में सबसे बड़ा जिनका नाम है, गज़लों में जिनका नाम इतनी ऊंचाइयों पर है कि उनकी बराबरी कोई कर नहीं पाया, तो उनके शिष्य थे ये। इनकी लगभग जितनी भी इन्होंने चीज़ें लिखी उनमें हाली नाम आपको दिखाई दिया। कहीं कहीं पे हमने देखा था नज़्मे हाली था। अपने गुरु के लिए भी इन्होंने किताब लिखी थी, तो यादगार ए गालिब था। फिर देखो याद कराया था मकातिब और मकालत ए हाली, जहाँ ऐसे नाम दिखे, सफ़रनामा या हयात ए सादी, 2-3 बार मैंने कहा था पढ़ लेना, सुन लेना, तो उससे तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। शमसुल उलेमा 1904 में अंग्रेजों ने उपाधि थी। बाल मुकुंद गुप्त नाम ही बच्चे वाला था, रेवाड़ी में जन्मे थे और गुड़ियानी गांव में जन्मे थे। फिर 14 नवंबर 1865 को जन्मे। इन्होंने उर्दू में भी काम किया, हिंदी में भी काम किया, तो ये वही बड़े। और याद करो पहला अखबार और फिर बाद में कोहिनूर, अखबार चुनार कोहिनूर 1886 में, 1888-89 में। फिर हिंदी के लिए हिंदू बंगवासी, हिंदुस्तान, भारत मित्र, तो दोनों चीज़ों में इनकी अच्छी पकड़ थी। उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियाँ इन्होंने लिखी, हास्य व्यंग के रूप में शिव शंभू के चिट्ठे इन्होंने लिखे, ये सब पेपर में आती हैं। खिलौना, बाल मुकुंद गुप्त की निबंधावली, ये इनके हैं। विशंबर नाथ कौशिक कहानियाँ लिखते थे और हमारे अम्बाला से जन्म जुड़े हुए हैं, और इनकी दुबे जी की चिट्ठियाँ चांद मासिक पत्रिका में लिखते थे, दुबे जी की चिट्ठियाँ, ठीक है। तुलसीदास शर्मा दिनेश भक्त भारती, और ये अपना जो था ना सत्याग्रही प्रहलाद, ये फेमस है इनकी। बाण भट्ट आप जानते हैं, हर्षचरित जिन्होंने लिखी है, 8 चैप्टर्स हैं, 3 उनके पूर्वजों के पुष्यभूति से लेके उनके पिताजी तक के, इनके भाई के, और 5 इनके ऊपर हैं, ठीक है। शमीम शर्मा शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाती हैं। सुनीता जैन पहली महिला हैं जिनको कि मतलब बड़े अच्छे तरीके से जिन्होंने हिंदी अंग्रेजी उपन्यास में काम किया, वैसे तो पहले भी रही, लेकिन अगर कहें अवार्ड पाने वाली तो इनका नाम पहला आ जाएगा, ठीक है। डॉक्टर मुक्ता, इन्हें तो हरियाणा साहित्य अकादमी का डायरेक्टर बनाया गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। महिला रचनाकार का सम्मान इनको मिला।
सुनील दत्त हमने पढ़ा था कैसे यमुनानगर आ गए थे तो पाकिस्तान में जन्मे, फिर इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया युवा मामलों का, अच्छी मूवीज़ में इन्होंने काम किया, और इनके बेटे हैं संजय दत्त। ठीक है। पंडित जसराज पीली मंदोरी गांव में जन्मे थे, हिसार में था तब, अब ये पड़ता है फतेहाबाद में, और स्वर सम्राट कहलाते हैं। इनके पिताजी 4 साल के जब ये थे चल बसे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वही इनके गुरु थे। मेवात घराने से संबंधित थे। ढेरों पुरस्कार मिले हरियाणा के नेशनल लेवल के। ठीक है। अभी पीछे तो एक्सपायर हुए हैं, ये कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए हैं। सतीश कौशिक मैंने बताया था 1983 में मासूम मूवी आई थी एक, जिसमें वो गाना था लकड़ी की काठी वाला, नसीरुद्दीन शाह जिसके मेन लीड में थे, उससे इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम शुरू किया। फिर ढेरों मूवीज़ इन्होंने खुद भी बनाई, खुद एक्टिंग भी की छोटी मोटी। तो ये सतीश कौशिक जी हैं। ठीक है। ओमपुरी की बात करें तो ओमपुरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अंबाला से संबंधित थे ओमपुरी, और ओमपुरी जी एनएसडी के प्रोडक्ट हैं, बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया था। इनका भी मतलब अमेरिका में और ब्रिटेन में इनकी मूवीज़ को पसंद किया गया था। अभी पीछे इनकी डेथ हुई थी। यशपाल शर्मा, गंगाजल जैसी मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यशपाल शर्मा जी ने। यशपाल शर्मा जी जो हैं हरियाणा की एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी पहुंच बॉलीवुड के हर बड़े स्टार तक है, यानी सब इनको पर्सनली बाय नेम जानते हैं। तो उस मुकाम तक पहुंचना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एनएसडी से ये पढ़े हुए हैं और ढेरों अच्छी मूवीज़ इनके नाम है। सोनू निगम पार्श्व गायक हैं, यानी प्लेबैक सिंगर हैं, फरीदाबाद से संबंधित हैं, और सोनू निगम जो है इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है। मल्लिका शेरावत हिसार में जन्मी थी, कोई ऐसा बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन ठीक है पूछ लेते हैं। रणदीप सिंह हुड्डा, बहुत बड़ा नाम, आज भी अगर देखें तो बॉलीवुड में अच्छी मूवीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने, कई अच्छी ऐसी मूवीज़ में जो कि नेशनल लेवल पे पसंद की गई हैं। और एक तो सरबजीत में बहुत बढ़िया इनकी एक्टिंग थी, बहुत ही ग्रेट एक्टिंग, और इसके अलावा और भी ढेरों मूवीज़ में कल हमने बातचीत की थी, ये थे। मधु शर्मा जो हैं गायिका हैं, ये रागिनी गाती हैं ये। सुरेंद्र शर्मा बहुत मजाकिया टाइप के ये सैफ अली खान के पिताजी हैं। तो सैफ अली खान के पिताजी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे थे 1961 में। ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया था, टाइगर नवाब पटौदी। विजेंदर सिंह भी मैंने, शायद मुझे जितना याद आ रहा है विजेंदर सिंह भी थोड़ा सा हमने पढ़ा था, या पता नहीं पढ़ा था, कोई नहीं, विजेंदर सिंह से पढ़ लेते हैं, शायद तो पढ़ लिया था, चलो कोई नहीं। विजेंदर सिंह, हाँ मुझे याद आ रहा है, कल मैंने बताया था, ये भी भिवानी बॉक्सिंग क्लब के प्रोडक्ट रहे। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब जिसमें बहुत बड़ा योगदान दिया जगदीश सिंह ने, बहुत ही बड़ा योगदान। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कोच जिसने अपना प्रोविडेंट फंड भी तुड़वा के, जो उनकी कोई पूरे जीवन की जमा पूंजी थी, वो लगा दी इस भिवानी बॉक्सिंग क्लब को खड़ा करने में। किसी भी चीज़ को खड़ा करने में पैसे लगते हैं। आप कहीं पे कोई स्टेडियम बनाना चाहते हैं, आप कोई ट्रैक बनाना चाहते हैं, आपको इनफैक्ट ग्राउंड भी तैयार करना चाहते हैं, तो भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। इनकी किसी सरकार ने मदद नहीं की, अपने खुद के प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला, अपने घर को गिरवी रखा, 4 लाख रुपए जो है इन्होंने ग्रामीण बैंक से लिए, और तब कहीं जाके बीबीसी भिवानी बॉक्सिंग क्लब की शुरुआत हुई। और उस बॉक्सिंग क्लब की देन है कि जब ओलंपिक्स में आपके 5 लोगों की टीम गई, उनमें से 4 आपके हरियाणा के भिवानी बॉक्सिंग क्लब के थे, जिनमें से विजेंदर सिंह जो हैं ये जीत कर भी आए थे कांस्य पदक। तो ये इससे देखो एक टीचर का छोटी सी कोशिश, शुरुआत कहाँ से कहाँ देश का कितना बड़ा नाम कमा लिया। तो विजेंदर सिंह उन्हीं के बनाया हुआ एक ऐसा मुक्केबाज है जिसने कि देश का नाम हर जगह ऊंचा किया। विजेंदर सिंह भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 हुआ था ना, बीजिंग, कई सारे अवार्ड आए थे, में 2006 में, 6 गलत लिखा है, 8 में कांस्य जीता, और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। इसके अलावा ढेरों, राजीव गांधी खेल रत्न से भी इन्हें नवाजा गया। राजीव गांधी खेल रत्न से बड़ा आपके देश में कोई स्पोर्ट्स का अवार्ड नहीं है। ये 29 अगस्त को दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे वाले दिन, ये मैंने कल बताया था आपको। सुशील कुमार,
कुश्ती में बहुत ही बढ़िया जिनका नाम था, और ये भी बताया था कि इनके गुरु का नाम था सतपाल है ना, पहलवान सतपाल के ये शिष्य थे। और ये 2 ओलंपिक में लगातार 2012 वाले में और 2008 वाले में, 8 वाले बीजिंग चाइना में और 12 वाले लंदन में जो जीत कर आए। गोल्ड तो खैर नहीं मिला, 16 में ये जा नहीं पाए कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते, लेकिन हाँ 2 में जाने वाले हमारे देश के पहले हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ एक बार मिल जाए दूसरी बार तक लायक ही नहीं बचते वो। ठीक है, तो इनको ढेरों पदक मिल चुके हैं। साइना नेहवाल एक ऐसा चेहरा जिनका जन्म हुआ था हरियाणा के हिसार के एक जाट परिवार में, लेकिन जिनकी शिक्षा दीक्षा ट्रेनिंग सारी साउथ इंडिया में हैदराबाद में हुई। इन्होंने बहुत नाम कमाया साइना नेहवाल ने, बैडमिंटन की बेहतरीन खिलाड़ियों में इनका रैंक आता है। तो प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नेहवाल का जन्म 1990 में हिसार के एक जाट परिवार में हुआ। लंदन ओलंपिक 12 में इतिहास रचते हुए महिला एकल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। तो ये बड़ी अचीवमेंट मान लो कि इनको ओलंपिक्स में जो है कांस्य मिला। तो कांस्य बेशक था, लेकिन ओलंपिक में जीतना वर्ल्ड के बेस्ट की तरफ इशारा करता है। 2009 में इंडोनेशिया ओपन जीता, दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स यानी 2010 में इन्होंने गोल्ड जीता। तो ओलंपिक में ये जीती, कॉमनवेल्थ में ये जीती, इंडोनेशिया ओपन इन्होंने जीता। तो कितने सारे गेम्स में नंबर आया। वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय पहली महिला खिलाड़ी है। तो कितनी सारी अचीवमेंट है, इसीलिए इनको कौन सा प्राइज मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये उनको मिलता है जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं किन्हीं बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में। तो हमने क्या देखा, ये दिल्ली कॉमनवेल्थ 2010 में जीती, फिर हमने देखा ये ओलंपिक्स में कांस्य से ही लेकिन अवार्ड लेकर आई। ठीक है, साक्षी मलिक, ये मेरे जितना मुझे याद आ रहा है कल हमने ये पढ़ा था थोड़ा बहुत। साक्षी मलिक की बात करें तो आप सब जानते हैं साक्षी मलिक 2016 के रियो डी जेनेरियो में जो 2 लड़कियां जीत कर आई थी, एक पीवी सिंधु थी और एक अपनी साक्षी मलिक। इतनी बड़ी टीम में जिसमें न जाने कितने सारे लड़के थे लड़कियां थी, सिर्फ ये 2 लड़कियां मेडल लेकर आई। एक को रजत मिला सिल्वर और एक को ब्रॉन्ज मिला। साक्षी मलिक कुश्ती में ओलंपिक में ब्रॉन्ज लाई, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मान के चलिए। रोहतक के मोखरा गाँव की हैं ये। ठीक है, तो साक्षी मलिक का जन्म 1992 को हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा नामक गांव में हुआ। भारतीय महिला पहलवान हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो जहां 2016 के ओलंपिक्स हुए थे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने 58 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य जीता था, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। जो पीवी सिंधु है ना, उनको मिला था ये सिल्वर, इनको मिला था अपना कांस्य। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। जैसे महिला पहलवान में कॉमनवेल्थ जीतने वाली है फोगाट बहनों में, लेकिन अगर कहें ओलंपिक में पहली, अब तो विनेश जो है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन पीछे कर रही थी, लेकिन ओलंपिक में अगर पहली पूछेंगे कौन जीत कर आई तो आप नाम लेंगे साक्षी मलिक का। ठीक है, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। ओलंपिक तो बहुत टफ होता है ना कंपटीशन। ग्लासगो में 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने सिल्वर जीता था। तो ग्लासगो कहाँ पड़ेगा, ये स्कॉटलैंड में पड़ेगा, यूके जिसको आप कह देते हैं उसके हिस्से में। ठीक है, इसमें कॉमनवेल्थ में। तो देखो कॉमनवेल्थ ये जीती है और ओलंपिक ये जीती है, तो ऐसे खिलाड़ियों का फिर नाम आगे जाता है भारत रत्न के, इसके लिए जो राजीव गांधी खेल रत्न है। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य जीता। तो देखो एशियन चैंपियनशिप जीती ये जो है ये अपने कॉमनवेल्थ जीती 2010 के, और ये ओलंपिक जीती। तो बड़ी प्रतियोगिता इन्होंने लगभग जीती रखी हैं। नेक्स्ट है ममता खरब हॉकी में कैप्टन थी और बहुत ही बढ़िया 1982 में जन्मी है और 2002 के मैनचेस्टर है आपके ब्रिटेन में, यहाँ पे जो गेम्स हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ सारे वही लोग खेलते हैं ना जो कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम थे या उनके उपनिवेश थे या उनकी कॉलोनीज थी। वहाँ हमें गोल्ड दिलाने में एक जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मोमेंट पे गोल किया था हॉकी में, वो किया था ममता खरब ने। ममता खरब हमारे हरियाणा के रोहतक को बिलोंग करती हैं। इनका नाम उस एक गोल से, निर्णायक गोल था वो, उससे हमें गोल्ड मिला था और इसीलिए इनका नाम पड़ गया गोल्डन गर्ल। ठीक है, तो ममता खरब हैं। इनका जन्म 26 जनवरी, देखो दिन भी कितना शुभ था, 26 जनवरी 1982 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। साक्षी मलिक जो थी, साउंड में कुछ दिक्कत है क्या? तो साक्षी मलिक जो थी वो तो रोहतक के मोखरा गांव से थी, और जो ममता खरब हैं ये रोहतक ज़िले में, क्या नाम है इनके गांव का तो नहीं दिया, इनका रोहतक ज़िला दिया। अब तो जैसे ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों, जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है अगर उस टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हों, अब तो नहीं हुए, 18 में हुए थे, या ओलंपिक हुए हों, अगर इस साल पेंडेमिक ना आता तो ओलंपिक होने थे 2020 में, उस कंडीशन में खिलाड़ियों की बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे 2016 में जो जीत के आया ना, उसको आप मोटे तौर पे
मतलब मेन चीज़ें पढ़ लीजिए। लेकिन अगर जिस साल आपका पेपर है उसी साल में या तो ओलंपिक गेम्स हुए हों या एशियन गेम्स हुए हों या कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हों, तो उनमें से हमेशा क्वेश्चन गांव के ऊपर, उनके गुरु के ऊपर, या उन्होंने इससे पहले कौन सी बड़ी प्रतियोगिता जीती, कहाँ वो सिल्वर जीता, कहाँ वो ब्रॉन्ज जीता, कहाँ गोल्ड मिला, ये क्वेश्चंस बनने की उम्मीद होती है। करंट अफेयर्स में उसको डिटेल से पढ़ना चाहिए। इस साल ना तो ओलंपिक हो पाए, 2018 में हुए थे आपके कॉमनवेल्थ, और 2018 में ही आपके हुए थे ये एशियन गेम्स। तो उन बातों को अब 2 साल प्लस टाइम बीत गया, इसीलिए अब उम्मीद नहीं है कि सनों से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। हाँ, क्वेश्चन आ सकते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन अब उतनी डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि इस साल में कोई गेम्स नहीं हुए, ना पिछले साल कोई गेम्स हुए, ना अगले साल होने। अब 2022 में गेम्स होंगे, तब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, उस टाइम जो लोग जीत कर आएंगे। अब जैसे 2008 में, 12 में, 16 में कौन जीते, उनका बहुत डिटेल नहीं सीखने की जरूरत। अब सिर्फ मोटा मोटा नाम भी सुना हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि अब लॉजिकली ठीक नहीं है ना उतना पुराना पूछना। पूछ सकते हैं, खिलाड़ियों के नाम दे देंगे, सामने उनके इवेंट्स दे देंगे, कौन किससे संबंधित है। जैसे क्रिकेट वाले का नाम दे देंगे, पहलवानी वाले का नाम दे देंगे, और मान लो किसी और चीज़ में कोई बड़ा नाम होगा तो फिर कहेंगे इनका मिलान करो। लेकिन अब क्योंकि पिछले 2 साल से 18 के बाद से आपके हरियाणा के खिलाड़ियों का कहीं बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं आया, कोई ऐसी बड़ी चर्चा में नहीं रहे। 2018 में आपके वर्ल्ड लेवल पर 3 ही तो बड़े कंपटीशन हैं, OAC, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ। तो इस साल ओलंपिक होने थे, 2018 में एशियन भी पूरे हो गए और कॉमनवेल्थ भी। तब बड़ा मुद्दा था, तब जो पेपर हुए थे ना पुलिस के और इन सब के, उनमें खूब क्वेश्चंस आए थे। तब एक एक के गुरु का नाम, एक एक के गाँव का नाम, एक एक कितने किलो में खेले, वो सब याद करना था। अब क्योंकि पुरानी घटनाएं हैं, तो अगर तुम सिर्फ सुन भर भी लोगे तो बहुत 1-2 बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ममता खरब रोहतक से हैं, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं, पहले भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही। 2002, अब देखो कितनी पुरानी बात है, तो ऐसे बहुत बारीकी नहीं आएगी। अगर गेम्स हुए हैं उसी साल में तब बारीकी आएगी। तो 2002 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर आप जानते हैं ना, सूती कपड़े में बहुत बड़ा कामकाज था, आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने निर्णायक गोल दागकर भारत के हॉकी के क्षेत्र में गोल्ड दिलाया। इसीलिए इनका नाम गोल्डन गर्ल भी इनका उपनाम पड़ गया। तो गोल्डन गर्ल हमारे लिए कौन है? हमारे लिए गोल्डन गर्ल है हमारी ममता खरब, जिसने 2002 में, जब वो सिर्फ 20 साल की थी, तब एक ऐसा गोल किया जो निर्णायक गोल था, और जिसके चलते हमें मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मिला। तो इनका नाम क्या पड़ गया? गोल्डन गर्ल। कहाँ की है ये? रोहतक की। अब 2002 में जीते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि हरियाणा की पर्सनालिटी है तो थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने इन्हें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। आपके देश में 1961 में एक बहुत बड़ा प्राइज शुरू किया, अर्जुन अवार्ड। 1961 से 1991 तक वो सबसे बड़ा अवार्ड था। लेकिन 1991 में जब राजीव गांधी का मर्डर हुआ, अपने इलेक्शन की एक रैली के दौरान उन्हीं की सरकार आई, वो तो नहीं बचे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव आपके देश के प्रधानमंत्री बने, और तब पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में पहली बार अर्जुन से भी बड़ा अवार्ड शुरू किया गया। अर्जुन अवार्ड में 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। तो उससे बड़ा अवार्ड शुरू किया गया जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उनके मरने के बाद स्टार्ट किया गया। 7.5 लाख रुपए की धनराशि इसमें मिलती है। आवाज और कम करो, आवाज ठीक हो गई? मैं एक बार इसको बंद करूं, माइक को फिर चलाऊं? हो गया, चलो। तो देखो, ममता खरब जो है, समझ में आ गया होगा ना कितना बड़ा योगदान है इनका। इसके बाद ममता खरब को हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश का सबसे बड़ा, हमारे हरियाणा का, वैसे तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला, अर्जुन 1991 तक सबसे बड़ा था। इन्होंने 2002 में काम किया, लेकिन जैसे एक बड़े कंपटीशन को जीतने से नहीं मिलता, राजीव गांधी कम से कम 2 से 3 बड़ी प्रतियोगिताएं, और वैसे तो कहते हैं अगर कानूनों की मानो तो 4 बड़ी प्रतियोगिताओं में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया हो। तो इसलिए देखो जितने लोगों को मिला, आपने पढ़ा होगा, या तो वो ओलंपिक में कुछ करके आए, या वो कॉमनवेल्थ और इसमें अपना एशियन में, तभी उसके लिए एलिजिबल बनते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी क्योंकि एक ही प्रतियोगिता में बड़ा नाम था, जीती तो बहुत सारी लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं, तो इसलिए इनको एक तो अर्जुन अवार्ड मिला 2002 में, जिस साल जीती थी, और उसके अलावा हमने अपने हरियाणा सरकार ने हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भीम अवार्ड 2003 में सम्मानित किया। तो 2 में जीती थी तो 2 ही में मिल गया अर्जुन, और अगले साल फिर हमने हरियाणा के लोकल, अपने हरियाणा के स्तर पे इनको भीम पुरस्कार भी दिया, ठीक है। ममता खरब रोहतक की। अगला है दीपा मलिक।
काफ़ी उम्र दराज हैं अब, लेकिन अब पिछले पैरालंपिक्स में आप जानते होंगे दीपा मलिक जो हैं अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनके शरीर का कमर से नीचे का पूरा हिस्सा बेजान है, काम नहीं करता। ये व्हील चेयर पे रहती हैं हमेशा, और कोई ऐसा नहीं कि बहुत यंग है इसलिए एनर्जेटिक हैं। 1970 में जन्मी थी, अब ये लगा लो 50 के आसपास इनकी एज हो गई भाई, 30 साल वो और 20 ये, 50 के आसपास जिस महिला की एज है 2016 में, अब से 4 साल पुरानी तो बात कर रही हूँ, यानी 46 साल की थी। 46 साल की एक औरत, जब हमारे यहाँ 46 साल में लोग मानते हैं कि हम तो बुढ़ापे की तरफ आ गए, बस अब तो बच्चे कमाने लग जाएं, हम बैठ जाएं, उस टाइम पे ये महिला जो हरियाणा के सोनीपत के भैंसवाल की है, ये पैरालंपिक में हिस्सा लेने रियो डी जेनेरियो गई, ब्राजील, और वहाँ पे इन्होंने शॉटपुट में, शॉटपुट समझते हैं भारी भरकम गोला होता है वो हाथ में लेके फेंकना होता है, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता। वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स आते हैं ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस देने, वहाँ हमारे देश की 46 साल की अधेड़ उम्र की एक महिला शॉटपुट में सेकंड नंबर पर आई। तो ये कितने प्राउड की बात है पूरे इंडिया के लिए और पूरे हरियाणा के लिए। और अभी जब पिछले साल इलेक्शन हुए ना 2019 के, तो इनको हरियाणा के लोगों को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इनको हमारा इलेक्शन कमिश्नर जो अपने हरियाणा के लेवल पे था, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया कि अगर एक महिला जिसके कि पैर भी काम नहीं करते वो जाके वोट डाल के आ सकती है, वो इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकती है, तो क्या आप अपने घर से भी नहीं निकल सकते। और सिर्फ इतना भर नहीं, इससे कई सालों पहले से ये ढेरों प्रतियोगिताओं में नाम कमाती आई हैं, तो ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए। तो उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, दीपा मलिक। दीपा मलिक का जन्म सितंबर 1970 को हरियाणा के सोनीपत जिले के भैंसवाल में हुआ। आप ये मान लीजिए जो अभी मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के पिताजी, जिन लोगों की एज अभी मान लीजिए 18, 20, 22 है, आपके पिताजी के साथ की हैं ये, 2-4 ऊपर नीचे साल, बस इतना मान लो। आपके पिताजी हो सकता है 55 के हों, 52 के हों, या जो है 54 के हों या 49 के हों। उनके हेर फेर की एक महिला 2016 में ओलंपिक में जीत के आई, पैरालंपिक में। पैरा समझते हो ना, जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके लिए पैरालंपिक होते हैं। ओलंपिक के खत्म होने के जस्ट 1-1.5 हफ्ते बाद ही पैरालंपिक उन्हीं ग्राउंड्स पे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो 1970 को हरियाणा के सोनीपत जिले के भैंसवाल में हुआ। ये शॉटपुट, वही गोला फेंक वाली, जेवलिन थ्रो, भाला फेंकते हैं, तैराकी और मोटर रेसलिंग से संबंधित विकलांग भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अब विकलांग शब्द यूज नहीं किया जाता कायदे से, अब दिव्यांग शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। इन्होंने 2007 में, यानी 16 से और पहले, ताइवान और 2008 में बर्लिन में जेवलिन थ्रो, भाला फेंक और तैराकी में रजत और कांस्य जीता। तो एकदम से ऐसा नहीं कि 46 साल में जाके खेलने लग गई, पहले से इनके अंदर जज्बा था, पहले भी खेलती थी। हाँ, बड़ी अचीवमेंट मानी गई ओलंपिक्स में, ठीक है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत सरकार ने 2012 में अर्जुन पुरस्कार दे दिया था। अर्जुन इंडिया का दूसरा बड़ा अवार्ड है, और उसके बाद इन्होंने परफॉर्मेंस को और सुधारा और 16 में जाके इन्होंने शॉटपुट में सेकंड रैंक लिया। तो कितनी बड़ी बात है। 12 में पहले मिल गया अर्जुन। आधे लोग तो ऐसे होते हैं ना, अवार्ड मिल गया अब मुझे क्यों ध्यान देना, लेकिन देखो 46 साल की एक औरत ओलंपिक में जाके जीत के आई है। तो 2016 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील का बड़ा शहर है, पैरा ओलंपिक, पैरा किसके लिए होते हैं, दिव्यांग के लिए, खेल में शॉटपुट खेल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। तो 12 में अवार्ड मिलने के बाद हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी, 12 के बाद और एक्टिवली पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया और मेहनत की, इसलिए शॉटपुट में फिर इनको सिल्वर मिला। ओलंपिक का नाम इन्होंने अवार्ड लेने के बाद खड़ा किया, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना। ये हरियाणा के सोनीपत के भैंसवाल की थी। गीता फोगाट, फोगाट सिस्टर्स हर कोई जानता है। बलाली गांव पहले भिवानी में पड़ता था, लेकिन जब से चरखी दादरी बना तो वो चरखी दादरी का हिस्सा माना जाता है। तो चरखी दादरी जो कि 16 नवंबर 2016 को अस्तित्व में आया, यहाँ का एक गांव है बलाली गांव। यहाँ 6 बहनें हैं, वैसे तो 4 ही हैं, लेकिन कज़न को मिला लें तो ये 6 बहनें हैं। और इन बहनों में सबसे बड़ा नाम है गीता फोगाट का, क्योंकि कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली वो इंडिया की पहली महिला पहलवान है। और फिर अब विनेश ने और नाम आगे बढ़ा दिया, उन्होंने कॉमनवेल्थ के साथ साथ एशियन में भी गोल्ड उठा लिया 2018 में। तो दोनों बहनों ने गजब कर दिया। और बबीता फोगाट ने भी इसमें कॉमनवेल्थ में सिल्वर उठाया था 55 किलो की श्रेणी में। तो तीनों बहनों का बड़ा नाम, अब तो वो नीचे वाली ऋतु फोगाट और वो संगीता फोगाट भी फेमस हो गई हैं। चलिए, गीता फोगाट का जन्म चरखी दादरी जिले के बलाली गांव में 15 दिसंबर 1988 को हुआ। तो ये 1988 की हैं। 1982 की कौन थी अभी, ममता खरब, 2002 में गोल्डन गर्ल बनी थी ना वो। फिर हमने 2003 में उनको इंडिया का बड़ा अवार्ड भी, ये हरियाणा का बड़ा अवार्ड भी दिया था।
गीता फोगाट ने पहलवानी का आरंभिक प्रशिक्षण अपने पिता से लिया और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, आपने दंगल मूवी में देखा भी होगा कि कैसे पहले पिताजी से सीखा इसने, नेशनल जीती, फिर ये पटियाला चली गई ट्रेनिंग के लिए। इनके करियर की शुरुआत 2009 के कॉमनवेल्थ पहलवानी चैंपियनशिप से हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात नहीं करें, वो 2010 में है। कॉमनवेल्थ पहलवानी चैंपियनशिप से हुई, जिसको कहे नेशनल लेवल पे आने लग गई है। फिर इनका बड़ा नाम बना, 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण गोल्ड जीता और 2011 में कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप लंदन में भी स्वर्ण जीता। तो ये वो आपको डायलॉग याद होगा ना कि अगर सिल्वर या ब्रॉन्ज उठाएगी तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर गोल्ड उठा लेगी तो दुनिया में मिसाल बन जाएगी। मिसाल बन गई। कॉमनवेल्थ में पहली महिला पहलवान, हमेशा से कहा जाएगा पहली तो पहली रहेगी ना, वो नाम थोड़ी बदलेगा। तो गीता फोगाट ने इतिहास रच दिया। अब जैसे इनकी ही कजिन है विनेश फोगाट, वो भी गोल्ड लेकर आई कॉमनवेल्थ में, लेकिन अब वो सेकंड नंबर पर आई। तो पहली चीज जो है ना उसको हमेशा गाया जाता है, हमेशा बात तक ये बातें रहेंगी इतिहास में। ठीक है। इनके जीवन से प्रेरित होकर बॉलीवुड की दंगल फिल्म बनी है, जो आप सबने देखी भी होगी। कविता देवी, कविता दलाल, लेडी, हार्ड लेडी बोल देते हैं, कहीं कहीं केडी भी लिखा हुआ है, केडी मतलब कविता दलाल। जींद के एक छोटे से गांव को बिलोंग करने वाली एक ऐसी महिला जिसने खली के कदमों को, खली को अपना गुरु मान के खली के कदमों पे वो जो है बिल्कुल वैसे ही WWE की मेंबर बन गई और बहुत बढ़िया फाइट करती हैं। वूशू में इनका नाम है, मिश्रित मार्शल आर्ट में इनका नाम है। तो केडी मतलब कविता दलाल। इसको आप YouTube पे देख सकते हैं, बहुत गजब की वीडियोस होती हैं, आपको देख के भी लगेगा कि हाँ यार क्या मतलब कितनी दमदार महिला है ये। कविता देवी या कविता दलाल का जन्म जींद जिले के जुलाना गांव में 1983 में हुआ था। तो 1983 में ही आपके यहाँ पे एक और नजफगढ़ के बापरौला में जन्मे थे ना सुशील कुमार, जिनको कि 2 ओलंपिक में जाने का और जीत के आने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। इनका उपनाम है हार्ड केडी। केडी मतलब कविता दलाल, और हार्ड क्यों? क्योंकि बहुत रफ एंड टफ है महिला। इन्हें भारत की पहली महिला रेसलर WWE होने का दर्जा प्राप्त है। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE का मतलब है। ठीक है। तो भारत की पहली महिला रेसलर है, क्योंकि भारत में ऐसी रेसलिंग में औरतों का कभी नाम था नहीं। पहलवान तो थी, लेकिन इस तरह महिला रेसलर इस टाइप की नहीं थी जो WWE में जाके लड़ी हों। कविता देवी वेट लिफ्टिंग, वुशु और मिश्रित मार्शल आर्ट में भी नेशनल लेवल की चैंपियन रही हैं। वर्तमान में कविता द ग्रेट खली को आप सब जानते हैं, कंपनी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट के लिए फाइटिंग करती हैं। तो इसको कह देंगे केडी कहाँ की हैं? तो कविता दलाल जींद की हैं, कविता दलाल। ठीक है। इसको हार्ड केडी, हार्ड केडी क्यों कहते हैं? रफ एंड टफ है, और केडी मतलब कविता दलाल। ठीक है। अब है खेलों से संबंधित। कृष्णा पूनिया अब छोटे लेवल पे आ गए, जैसे काम सबने किया। हरियाणा तो खेलों की, ये मान लीजिए कि ऐसी क्रीड़ा स्थली रही है, तो सबके नाम तो आप कैसे याद करेंगे? पॉसिबल नहीं है। जिस साल कंपटीशन होता है उस साल जो जीत के आते हैं उनकी पूरी गाथा याद करनी होती है, और कभी कोई जीता है तो एक नाम अपने दिमाग में रखना कि हाँ इनका बड़ा योगदान। जैसे किसी को अर्जुन मिला हो, या किसी को राजीव गांधी खेल रत्न मिला हो, या किसी ने सच में कुछ अलग किया हो, तो वो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो लिखा खेलों से संबंधित, ये अन्य लोग हैं, अब ढेरों लोग हैं उनमें से कुछ। तो कृष्णा पूनिया अग्रोहा को बिलोंग करते हैं, हिसार, पद्मश्री विजेता हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण जीता। अब तो इतने ढेर स्वर्ण, क्योंकि हम याद करो टॉपर्स में थे कॉमनवेल्थ में, तो कितने सारे स्वर्ण हमें मिले, एक एक का नाम नहीं, लेकिन एक आइडिया कि हाँ ये नाम हमने पढ़ा हुआ है। जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनके। दिनेश कुमार भिवानी के हैं, ये बॉक्सिंग में गोल्ड लेकर आए थे 2010 में। 2010 में ढेरों अवार्ड मिले थे। जगदीश सिंह, ये है वो आदमी जिसने अपना प्रोविडेंट फंड तोड़वा दिया था, जिसने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी भिवानी बॉक्सिंग क्लब बनाने के लिए। ये वो गुरु है। जगदीश सिंह भिवानी के हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड मिला 2007 में। तो द्रोणाचार्य किसको मिलता है? बहुत बेस्ट कोच को। भिवानी बॉक्सिंग क्लब BBC 2003 में इन्हीं के द्वारा बनाया गया। और ये पढ़ के तो लगता है बहुत आसान चीज़ है, लेकिन सोचो एक आदमी ने अपना प्रोविडेंट फंड, जो उसके बुढ़ापे का सहारा होता है, कल को उसको कुछ भी हो गया तो PF से पैसे निकाल के वो इलाज करवा सकता है, अपने बच्चों की शादी करवा सकता है। इस आदमी ने वो तुड़वा दिया था। इसने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी और 4 लाख रुपए का लोन लिया। क्यों? कि भाई मुझे ट्रैक बनाना है, मुझे इस तरह का, अब जैसे जितनी चीज़ें चाहिए होती होंगी स्पोर्ट्स से जुड़ी, वो सब इसने वहाँ जुटाई। तो कितनी बड़ी बात है ना। ऐसे इतिहास में नाम खड़े नहीं होते, जो लोग सच में काम करते हैं इतिहास उन्हीं की बातें करता है। ऐसे बोल के कहने वाले तो ढेरों मंत्री आए होंगे, किसी ने कहा होगा हरियाणा में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जगदीश सिंह ने करके दिखाया। अपनी जेब से पैसा खर्च करके जनता के लिए एक ऐसा ग्राउंड, एक ऐसे, मान लिया
फीस लेते होंगे, मैं ये नहीं कह रही फ्री में कराते होंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए इन्होंने कितना बड़ा रिस्क भी तो लिया, अपना प्रोविडेंट फंड तोड़वाना, अपनी ज़मीन गिरवी रखना। भगवान ना करे ना चलती चीज़ें, फिर इनका तो जीवन बुढ़ापा सब बर्बाद हो जाता। अच्छा हुआ चल पड़ा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना होता, जब इन्होंने ये सब चीज़ें बेची, दाव पे लगाई, तब एक मन में डर तो रहा होगा ना, अगर नहीं चल पाया तो फिर क्या होगा, सब कुछ खत्म था। तो ये लोग हैं जो इतिहास लिख देते हैं। बीबीसी 2003 में किसकी देन है? जगदीश सिंह की, कोच रहे हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। मनोज कुमार कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में ये भी गोल्ड जीते थे, कैथल के थे। विकास कृष्ण यादव, विकास यादव या विकास कृष्ण यादव, इनका जन्म हुआ था सिंघवा, ये थोड़ा गलत लिखा है, सिंघावा लिख दिया, सिंघवा है ये, सिंघवा खास हिसार में, और बीबीसी में के प्रोडक्ट है। तो देखो बीबीसी एक आदमी ने अपना मान लिया सब कुछ बेच बाच के लगाया, लेकिन उस आदमी के कारण आज हम यहाँ तक जो है इतनी विजेंद्र सिंह को पढ़ रहे हैं, आज हम कह रहे हैं ये विकास कृष्ण यादव है भाई। जो 5 टोटल की टीम गई थी उसमें से सोचो 4 बीबीसी के थे, अगर बीबीसी ना बनता तो कहाँ से वो टीम तैयार होती। तो जैसे कभी लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज बनाया था ना लाहौर में, जहाँ से निकले थे भगत सिंह और उसके संगी साथी, ऐसे ही बीबीसी बनाया जहाँ से निकले ढेरों खिलाड़ी। ठीक है, तो ये एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता। फिर एशियन गेम्स 2014 में, 10 के बाद 14, 4-4 साल में होता है, इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, अजय रात्रा, अजय रात्रा क्रिकेटर हैं, फरीदाबाद को बिलोंग करते हैं, अजय रात्रा। नेक्स्ट है बरिंदर सरन, सिरसा के हैं, क्रिकेटर हैं। विजेंदर सिंह, ये वही विजेंदर सिंह जिनको हम पढ़ के आए थे, जन्म इनका कालूवास भिवानी में। बीजिंग ओलंपिक 2008 में इनको भी ब्रॉन्ज मिला। तो ओलंपिक में जीत के, मैंने बताया ना 5 लोगों की टीम गई थी बीबीसी के, 5 में से 4 जो थे वो बीबीसी के प्रोडक्ट थे, उनमें से ये जीत कर आए थे। तो कितना अच्छा लगा होगा उनको कि देखो मैंने 2003 में जिस चीज़ में अपना सब कुछ बेच बाच के पैसा लगाया, उसी के लड़के निकल के फाइनली ओलंपिक में जीत के आए। ओलंपिक कोई मजाक नहीं होता, कॉमनवेल्थ में जीतना भी बड़ी बात है, एशियन जीतना भी बड़ी बात है, पर ओलंपिक जीतना आप ये मानिए वर्ल्ड के बेस्ट जो होते हैं ना खिलाड़ी, मंझे हुए खिलाड़ी, वो ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज उठाते हैं। तो अगर बीबीसी ना होता, अगर जगदीश सिंह ने पैसा ना लगाया होता, उस टाइम उन्होंने रिस्क ना लिया होता, तो शायद विजेंद्र सिंह को कोई भी ना जान पाता। भाई कोच का, एक टीचर का तो बहुत बड़ा योगदान होता है, वो योगदान था विजेंद्र सिंह की लाइफ में। और जितने भी लोग हैं जो बीबीसी के प्रोडक्ट हैं, अब तो पता नहीं कितने, कई 100 खिलाड़ी इनके तैयार हो चुके हैं। तो 2009 में इनको क्या मिला? विजेंद्र सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो सोचो इसके एक सिखाए हुए बच्चे को देश का इतना बड़ा अवार्ड मिला, तो गुरु को और क्या चाहिए। राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग में जो इनका प्रतिनिधित्व किया विजेंद्र सिंह ने, जो बता रहे हैं मेलबर्न में, दिल्ली में, अब इतने पुराने कोई नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं करने कि आप याद करो 2006 2010, नहीं, बस एक आइडिया ले लो कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में जब ये गए, ठीक है, फिर ऐसे एशियन खेलों में ये गए, प्रतिनिधित्व किया। जितेंद्र, ये इनके बारे में था सारा, विजेंद्र के बारे में। जितेंद्र कुमार मुक्केबाज थे, भिवानी में जन्मे, और ये बीजिंग ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान मान लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये गए, नेशनल गेम्स में ये जीते गोल्ड मेडल। ऐसे ही अखिल कुमार मुक्केबाज थे, 2005 में अर्जुन अवार्ड मिला, अर्जुन सबसे बड़ा अवार्ड था ना पहले 1991 तक। फिर राष्ट्रमंडल खेलों में इनको गोल्ड मिला। तो ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट हासिल की। चांदराम, ये इंपॉर्टेंट है, एक आदमी 20 किलोमीटर पैदल चाल में 1982 में, जब इंदिरा गांधी आपके देश की पीएम थी, एशियन गेम्स कंडक्ट कराए गए थे नई दिल्ली में। आज तक हम लोगों ने ओलंपिक कभी नहीं कराए, हमारे यहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं है कि ओलंपिक यहाँ कंडक्ट हो। हमने एशियन गेम्स 2 बार कराए, 1951 और 1982 में। पहले बाप यानी कि और फिर बेटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी देश के पीएम थे, राजधानी में हुए, और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स कंडक्ट कराए गए। ठीक है, तो आपने इंटरनेशनल लेवल की आज तक 3 बार प्रतियोगिताएं कराई, जिनमें से 2 एशियन गेम्स थे और 1 कॉमनवेल्थ। ओलंपिक आज तक नहीं हुआ, नहीं हमारा नंबर कभी कि हम ओलंपिक करवा पाएंगे, ऐसी बढ़िया सुविधाएं आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये जो चांदराम है ना, पैदल चाल की एक रेस थी 20 किलोमीटर की, उसमें गोल्ड मिला था इनको। तो ये पैदल चाल में 1982 में दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों में 20 किलोमीटर पैदल चाल में गोल्ड जीता। 83 में कुवैत में एशियन ट्रैक एंड फील्ड में 20 किलोमीटर पैदल चाल में गोल्ड। 82 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला, 83 में पद्मश्री मिला। तो आप ये देखो, पैदल चाल में चांदराम याद कर लो, चांदराम पैदल चाल थी 20 किलोमीटर की, जिसमें इनको गोल्ड मिला, फिर इनको पद्मश्री भी मिला और फिर इनको अर्जुन भी मिला। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में इनका बहुत बड़ा नाम था। सिडनी ओलंपिक बहुत पहले हुए थे, तब ये जीती थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी का हरियाणा से क्या मतलब, ये तो साउथ इंडियन है, लेकिन यहाँ हरियाणा का एक आदमी था राजेश त्यागी, जिसने इनसे शादी की, इसलिए इनको हमने हरियाणा में पढ़ लिया।
कर्णम मल्लेश्वरी, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से। आप देखोगे ना तो पूरा चेहरा वगैरह बिल्ट वगैरह लगता ही नहीं हरियाणा की है, लेकिन क्योंकि शादी यहाँ हुई तो हमने इनको हरियाणा से पढ़ा है। इनकी शादी हरियाणा के राजेश त्यागी से हुई। कर्णम मल्लेश्वरी एशियन गेम्स में सिल्वर और ओलंपिक में इनको सिडनी में मतलब ऑस्ट्रेलिया में ब्रॉन्ज मिला था, तो ये बड़ी अचीवमेंट थी। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल को आप अच्छी तरह जानते हैं, हिसार में जन्मी 1990 में। यहाँ सिर्फ जन्मी थी, सारी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई सब कुछ इनकी साउथ इंडिया में, जो कि हम पढ़ के आए थे पीछे। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन की बढ़िया खिलाड़ी, 1990 में हिसार में जन्मी। लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में जो हमारे यहाँ थे इसमें गोल्ड मिला। ठीक है, तो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिलना भी बड़ी बात है, यानी साइना नेहवाल की अच्छी प्रैक्टिस रही होगी। इन्होंने हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में कोच नानी प्रसाद, तो इनके कोच अब तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जब ये जीती थी तब ये इंपॉर्टेंट था, नानी प्रसाद से प्रशिक्षण लिया। पद्मश्री मिला है और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो साइना नेहवाल का बहुत बड़ा योगदान बैडमिंटन के क्षेत्र में। सीमा अंतिल, हरियाणा के सोनीपत के खेवड़ा को बिलोंग करने वाली, डिस्कस थ्रो में इनका बड़ा नाम। तो सीमा अंतिल डिस्कस थ्रो, जन्म खेवड़ा सोनीपत। 2000 में सेंटियागो, एक छोटे सा शहर है चिली, चिली अपने आप में छोटा सा देश है, इसमें 8वीं विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। तो सोचो, जूनियर एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाली हरियाणा के सोनीपत की, क्या नाम है इनका, सीमा अंतिल। ठीक है, डिस्कस थ्रो एथलेटिक्स की प्रतियोगिता। इनका उपनाम है मिलेनियम चाइल्ड, बचपन में जीत गई इसलिए मिलेनियम चाइल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में इनको ब्रॉन्ज मिला, 14 में ग्लासगो में ब्रॉन्ज मिला, फिर 16 में मेलबर्न में सिल्वर मिला। ठीक है, ये कॉमनवेल्थ नहीं था, ये दूसरा था। एशियन गेम्स 14 में इंचियोन में इनको गोल्ड, यानी ये नहीं पूछेंगे अब कि आप सन याद करो, एक आइडिया रखना कि एक लड़की का नाम सीमा अंतिल है। डिस्कस थ्रो में इनको कई बार बड़ी अचीवमेंट इनकी रही है, एथलेटिक्स में इनका नाम है, और ये यंगेस्ट हमारे यहाँ से जिनको मिला था, देखो अभी पढ़ा ना कि युवा, ये देखो पहली महिला किस चीज़ में गई थी, ये विश्व जूनियर एथलेटिक्स में, तो उसमें ये फर्स्ट इंडियन लेडी बनी। कई बड़े बड़े अवार्ड। अब 14 की 10 की बातें मैं नहीं कहूँगी कि याद कर लो, वो लॉजिकली हो भी नहीं सकती। गगन नारंग शूटिंग में है, हमसे ऐसा सच कोई लेना देना नहीं है, इनका सब कुछ बाहर का है, लेकिन इनकी रिश्तेदारी हमारे हरियाणा के पानीपत और करनाल में थी, कोई बहुत दूर के रिश्ते, तो हमने पानीपत में, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी पढ़ ली ना, कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की, लेकिन हमने पढ़ लिया कि उसके पति राजेश त्यागी जो थे वो यहाँ के, इसलिए उसको हमने हरियाणा में पढ़ लिया। ऐसे ही गगन नारंग है शूटिंग, शिमला में इनका जन्म हुआ, लेकिन गुजरात पानीपत से इनकी रिश्तेदारी थी, कोई बहुत पुरानी। इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला क्योंकि ओलंपिक्स में इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। ये रहा देखो ओलंपिक, राष्ट्रमंडल में जीते। जो इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं ना, उनको राजीव गांधी खेल रत्न मिलता है। जो सिर्फ एक जीतते हैं, बड़ा कोई काम करते हैं, जैसे ममता खरब ने किया, तो उनको अर्जुन मिलता है। ठीक है, अर्जुन और राजीव गांधी में से राजीव बड़ा है, 7.5 लाख रुपए, अर्जुन में 5 लाख रुपए। अर्जुन लेना है तो आपको कॉमनवेल्थ, ओलंपिक या एशियन में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको राजीव गांधी मिले तो आपको वर्ल्ड की बेस्ट 4 प्रतियोगिताओं में अपना कोई बढ़िया रैंक लाना पड़ेगा, तब आपको राजीव गांधी मिलेगा। तो इनको राजीव क्यों मिला समझ रहे हो, ओलंपिक और राष्ट्रमंडल दोनों में जीते इसीलिए। बहादुर सिंह गोला फेंक में, अब ऐसे ढेरों नाम आएंगे, सिर्फ पढ़ते चलेंगे। 82 में दिल्ली में जो 9वें एशियाई खेल हुए इसमें गोल्ड, जैसे वो चांदराम था ना पैदल चाल वाला, उस टाइप का इनका भी था, ये गोला फेंक में थे। वो कौन महिला है जो गोला फेंक में है, शॉटपुट में है, लेकिन वो उनके पैर खराब हैं फिर भी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, दीपा मलिक। कहाँ की हैं, सोनीपत के भैंसवाल की। ठीक है, पैरालंपिक में वो सिल्वर लेकर आई थी। नेक्स्ट है मानवेंद्र बिरला, क्रिकेटर, हिसार से, ये शॉर्ट में पढ़ने हैं सिर्फ। मोहित शर्मा क्रिकेटर है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। नितिन सैनी क्रिकेटर है, रोहतक से। यजुवेंद्र चहल, क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा नाम है, जींद से हैं। भारत के एकमात्र खिलाड़ी जो चेस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो चेस और क्रिकेट, चेस दिमाग का पूरा अलर्ट का गेम, और क्रिकेट में दिमाग भी और फिजिकली एक्टिव होना भी ज़रूरी। तो 2 खेल खेलते हैं इकट्ठे एक साथ। युजवेंद्र चहल हैं, इनको पोपे और यूजी भी कहा जाता है, यूजी, तो यजुवेंद्र का शॉर्ट बना दिया यूजी। ठीक है, ये हमारे जींद के हैं। हार्ड लेडी कहाँ की थी, केडी कविता दलाल, वो भी जींद की थी। तो ये चीज़ें बार बार सुनोगे ना तब याद होंगी। तो हमने देखा रोहतक से भी लोग हैं, जींद से भी लोग हैं, और पानीपत से भी लोग हैं, सोनीपत से भी लोग हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो अलग अलग ज़िलों से खड़े होके और कहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब आ गया कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी, क्योंकि हरियाणा में मेन जो गेम है जिसको जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो कुश्ती का है, पहलवानी, कुश्ती। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला नाम लिखा है योगेश्वर दत्त का, अब तो बहुत बड़ी हस्ती बन गए, न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि अपनी डीएसपी की पोस्ट छोड़ के
चुनावों के इसमें उतर आए थे, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, नाम तो है ही, देश के लिए कहीं ना कहीं तो काम किया ही था। अब चाहे कोई डिसीजन सही लें गलत लें, एक टाइम पर देश के लिए बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। तो वही योगेश्वर दत्त हैं, ये भैंसवाल कला के हैं। भैंसवाल की ही वो दीपा मलिक थी जो क्या थी, पैरालंपिक में जिनको शॉटपुट में मिला था, वो भी वहीं की थी, वहीं के ये हैं। भैंसवाल कला सोनीपत के। इनको कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मिला जो अपने देश में हुए दिल्ली में। कॉमनवेल्थ गेम्स जो अगली बार हुए ग्लासगो में हुए थे ये, इसमें भी इनको गोल्ड मिला। और आसियान आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनमें इनको ब्रॉन्ज मिला। फिर कॉमनवेल्थ में इनको गोल्ड मिला। फिर ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मिला। तो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, कॉमनवेल्थ में ये जीते, ओलंपिक में ये जीते, तो बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए मैंने कहा कि देश के लिए बहुत कुछ किया। तो ये इंपॉर्टेंट नाम था जो कुश्ती से जुड़ा। देखो ये कुश्ती के पढ़ा रहे हैं हम सारे। योगेश्वर दत्त हुआ। दूसरा है चंदगी राम। अभी अब चांद राम पढ़ रहे थे। चांद राम पैदल चाल वाले थे, 20 किलोमीटर वाले, गोल्ड जीता था 1982 में। अब है चंदगी राम। चांद राम पैदल चाल है, चंदगी राम कुश्ती करते हैं, दो अलग नाम है ये। चंदगी राम सिसाए हिसार के हैं। और शायद आप जानते हो हरियाणा में सबसे बड़ा गांव जो है ना वो सिसाए कहलाता है। तो पूछे हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, तो सिसाए गांव है। जनसंख्या की बात करें, टोटल घरों और इन सब की बात करें तो सिसाए। यहाँ के थे चंदगी राम, मास्टर चंदगी राम। वो कौन थे? वो चांद सिंह थे, चांद राम। चांद राम पैदल चाल में गोल्ड लेकर आए थे और चंदगी राम कुश्ती में। ठीक है, मास्टर चंदगी राम। साक्षी मलिक, बहुत बड़ा नाम, हम पीछे भी पढ़ के आए, मोखरा गांव रोहतक को बिलोंग करती हैं। ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मिला जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो 2016 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला और 17 में एशियाई चैंपियनशिप में इनको सिल्वर मिला। ये काम का है। अब नहीं पूछेंगे, अब ये 4 साल पुरानी बात होगी, अगले साल तो 5वां साल हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया रखना कि साक्षी मलिक ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज लिया था। ये बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि कॉमनवेल्थ में गोल्ड तो पहले आ चुका था, लेकिन ओलंपिक में अचीवमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। गीता फोगाट, फिर वही कुश्ती वाली लड़की, बलाली दादरी को बिलोंग करती है। एशियन गेम्स में इनको ब्रॉन्ज मिला। तो एशियन गेम्स बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 12 में भी इनको ब्रॉन्ज मिला। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2009 लिख दिया, 2009 कॉमनवेल्थ नहीं था, वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप थी। ठीक है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स वाले नहीं थे, उसमें गोल्ड मिला। फिर 2010 दिल्ली वाले में गोल्ड मिला। फिर 11 में कॉमनवेल्थ की अलग अलग प्रतियोगिताएं, कॉमनवेल्थ गेम्स तो 4 साल में एक बार होते हैं, फिर इसमें इसको गोल्ड मिला। मतलब लगातार गोल्ड 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 में निकलती रही। इसका मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया गीता फोगाट ने। ये कुल 6 बहनें हैं, एक ही परिवार से हैं, 4 रियल सिस्टर हैं, 2 इनकी कजन हैं, कुश्ती लड़ती हैं। सबसे बड़ी गीता जिसने कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड उठाया, अब तो विनेश ने भी उठा लिया, तो लेकिन पहले की बात ज्यादा की जाती है तो गीता का नाम जाएगा। बबीता फोगाट जिनको कॉमनवेल्थ में सिल्वर मिला था 55 किलो की कैटेगरी में। और प्रियंका फोगाट इन्हीं की सिस्टर। रितु फोगाट लगातार उभरते इसमें कुश्ती खिलाड़ियों में थी ये। विनेश फोगाट का तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा 2018 में, वो कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड लेकर आई और एशियन में भी गोल्ड लेकर आई। कॉमनवेल्थ में उसकी बड़ी बहन ने पहले ले लिया था, गीता ने, लेकिन एशियन में गोल्ड अब तक नहीं मिला था, यानी इसने एशियन में भी गोल्ड उठा लिया और कॉमनवेल्थ में भी। ओलंपिक में किस लड़की का नाम आएगा? साक्षी मलिक का। ये अलग अलग बातें एक जैसी लगती हैं। अगर कहें कॉमनवेल्थ में पहली बार किसने इसमें कुश्ती में किया तो आप कहोगे गीता फोगाट ने। पूछें एशियन गेम्स में पहली बार किसने किया तो आप कहोगे विनेश फोगाट ने। और कहें ओलंपिक में किसने महिलाओं में तो आप कहोगे साक्षी मलिक ने। ठीक है, तो संगीता फोगाट ये भी इसकी सिस्टर है। विनेश का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बबीता फोगाट जो गीता से छोटी हैं, 2012 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता 51 किलो में। एशियाई खेलों में जो एशियन गेम्स थे इसमें ब्रॉन्ज मिला। इस ब्रॉन्ज में मतलब नीचे वाला प्राइज हो गया ना, कांस्य हो गया। इस एशियाई में ही तो अब विनेश को गोल्ड मिला है। तो विनेश 2 गोल्ड लेकर आई 2018 में। 2 गोल्ड कैसे? एक एशियन गेम्स का गोल्ड उसको मिला और एक कॉमनवेल्थ का गोल्ड उसको मिला। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, और ये ओलंपिक में मुझे ध्यान है ये चोटिल हो गई थी, इसको लास्ट मोमेंट पे चोट लग गई थी, वरना हो सकता है विनेश इसमें ओलंपिक में भी कोई ना कोई उठा लेती मेडल, क्योंकि बहुत बढ़िया फॉर्म में थी ये 2016 में, 17 में, 18 में। 18 के ही तो है 2 गोल्ड विनेश फोगाट के, एशियन का भी और कॉमनवेल्थ का भी। कॉमनवेल्थ उससे पहले रिकॉर्ड किसने बना लिया था? गीता फोगाट। ठीक है, तो एशियाई खेलों में इस जब गीता को जैसे विनेश को गोल्ड मिला तो उससे पहले ब्रॉन्ज उठाया था इसी की कजिन ने। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, ये कॉमनवेल्थ फिर सीरीज अलग अलग है, असली वाले कॉमनवेल्थ नहीं, चैंपियनशिप और अलग अलग चीजें हैं। तो 2009 में इनको गोल्ड मिला गीता को, ये बबीता को, फिर रजत भी मिला 2010 में। जब इनकी बहन को गोल्ड मिला ना
तब इनको सिल्वर मिला, फिर इनको गोल्ड मिला किसी चैंपियनशिप में, फिर गोल्ड। यानी बहुत बढ़िया प्रदर्शन के साथ ये सारी की सारी बहनें बेहतरीन अपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। जैसे गीता का रिकॉर्ड है कॉमनवेल्थ में पहली बार गोल्ड आया, और विनेश का रिकॉर्ड है कॉमनवेल्थ में तो उसकी बहन का रिकॉर्ड था, उसने भी ले लिया, उसने एशियन में भी रिकॉर्ड बनाया। ऐसे साक्षी मलिक ने कहाँ लिया था, साक्षी मलिक इनके परिवार की नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा के रोहतक के मोखरा गाँव की है और वो ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेकर आई है। ठीक है, विनेश फोगाट, यही है वो लड़की जिसने ढेरों नाम कमा दिया 18 तक, हो सकता है 18 तक के इसमें दिए ना हो। कॉमनवेल्थ खेल 2014 में इसको गोल्ड मिला, तो इसकी बहन इससे पहले ले चुकी थी, 2010 में था ना वो दंगल मूवी वाला, तो पहला रिकॉर्ड इसकी सिस्टर कजिन का था इसका। एशियाई खेलों में 14 में इनको कांस्य मिला, अब 18 में इनको गोल्ड मिला, दोनों में, कॉमनवेल्थ में भी और एशियाई में। कॉमनवेल्थ में इनकी बहन को पहले मिल चुका है इसलिए फर्स्ट नहीं है, लेकिन एशियन गेम्स में ये पहली महिला है जिसको गोल्ड मिला है। ठीक है, लीला राम, ये दादरी के मंडोला गांव के हैं, पहलवानी करते थे, तो ये सब जो कुश्ती पहलवान और ये सब चल रहे हैं। सुमन कुंडू कालवा जींद से, कॉमनवेल्थ गेम्स में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था कुश्ती में। अनूप कुमार गुड़गांव से हैं, पैरा, पैरा मतलब दिव्यांग वाले, बादशाहपुर के हैं, ये बहुत बड़ी सीट है ये जनसंख्या की। अर्जुन अवार्ड मिला है, भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे पहले। ममता खरब हम पढ़ के आए थे, रोहतक में जन्मी थी, हॉकी का गोल्डन गर्ल के नाम से जो जानी जाती हैं, जिनको फिर हरियाणा का बड़ा प्राइज मिला वो है ये, अर्जुन अवार्ड भी मिला। गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। 2002 के राष्ट्रमंडल खेल जो मैनचेस्टर में हुए थे, इन्होंने गोल करके भारत को गोल्ड दिलाया, इसलिए नाम क्या पड़ा, गोल्डन गर्ल। मैनचेस्टर कहाँ है, ब्रिटेन में। सुशील कुमार हम पढ़ के आए थे, जन्म बापरौला में, बापरौला है, नजफगढ़ में, 1983 में हुआ। बीजिंग ओलंपिक 2008 में ब्रॉन्ज मिला कुश्ती में, फिर राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जो दिल्ली में हुए गोल्ड मिला, और फिर लंदन ओलंपिक 12 में सिल्वर मिला। 2016 में इनकी पूरी तैयारी थी गोल्ड की, देखो सीरीज, 8 में ब्रॉन्ज, 12 में सिल्वर, और इनकी इच्छा थी कि 16 में गोल्ड उठाऊं, पर कुछ ऐसी गड़बड़ियां चली, कुछ इस तरह का, ये मान लीजिए पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें होती हैं, इंटरनली बहुत सारी चीजें होती हैं, ये जा नहीं पाए थे। 16 के ओलंपिक में अपने जो ये है ना सुशील कुमार, ये खेलने ही नहीं गए कुछ आंतरिक गड़बड़ियों के चलते, नहीं तो हो सकता है कि एक गोल्ड ये भी उठा लेते। इनकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया थी, पर कुछ इस तरह की चीज़ें रही कि एक साल में इन्होंने कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया या हिस्सा ही नहीं लिया प्रतियोगिताओं में, तो फिर इनका नाम नहीं आया। फिर कोई वो यादव लड़का था जो गया था, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं निकला था वहाँ। ठीक है, तो 2 ओलंपिक्स में लगातार जीतने वाला अब तक हमारे हरियाणा में एक ही लड़का है, जिसका नाम है सुशील कुमार। ये कहते हैं हम हरियाणा का क्योंकि हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जन्म हुआ था नजफगढ़ जो कि दिल्ली में पड़ता है। विविध व्यक्तित्व है पंडित बस्ती राम। पंडित बस्ती राम एक अंधे आदमी थे, अंधे आदमी, लेकिन इतना प्रचार प्रसार किया। दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज शुरू किया था ना 1875 में मुंबई में, वो एक बार उनको इन्होंने सुन लिया, इतने प्रभावित हुए कि अंधे होने के बावजूद जगह जगह जा जाके लोगों को प्रचार प्रसार किया, आर्य समाज के मेंबर बनो, आर्य समाजी बनो, आर्य समाजी बनो। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है आर्य समाज को आगे बढ़ाने में हरियाणा में। आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रचारक थे, प्रचार करने वाले, फैलाने वाले। पंडित बस्ती राम का जन्म झज्जर जिले के खेड़ी सुल्तान नामक गांव में हुआ था, झज्जर में जन्मे थे। 1880 में, 75 में तो बना था दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज, फिर वो फेमस किया। 1880 में स्वामी दयानंद से मुलाकात के बाद ये गांव-गांव जाकर आर्य समाज का प्रचार करने लगे। इनके विशेष क्षेत्र हरियाणा, यूपी और राजस्थान थे। यानी एक आदमी है जिसका नाम है बस्ती राम, पंडित बस्ती राम, ये बस्ती बस्ती घूम घूम के किसका प्रचार कर रहे हैं, आर्य समाज का। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज का। 117 साल जिए, देखो जरा, ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसको मैंने चेक भी किया 2-3 जगह। पहले मुझे लगा कि कहीं ये टाइपिंग में ऐसा ना हो कि मैंने मतलब जब लिख रही थी कि कहीं मैंने जैसे कहीं कंसीडर किया कि 117, मुझे लगा कि नहीं इतना कहाँ जियूंगे, फिर मैंने 3-4 जगह देखा, टैली किया, 117 सच्ची बात है, 117 साल तक ये जिंदा रहे। 1959 में ये एक्सपायर हुए। तो आर्य समाज की अच्छाइयों का इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। पंडित बस्ती राम इनका नाम है। किससे प्रभावित थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से। तो कितनी लंबी उम्र जी गए, देखो 117 साल। कल्पना चावला, इनका नाम अपने आप में एक एग्जाम्पल है किसी के लिए भी, और हर इंसान जिसकी बेटी लायक, जो सोचता है कि मेरी बेटी लायक बने, तो हरियाणा में चंद ही नाम हैं जिनको कि आप एडमायर करते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित होते हुए। वैसे तो ढेरों हैं, खिलाड़ियों की बात करें तो लंबी लिस्ट है, राजनीति की बात करें तो भी लंबी लिस्ट है, एक से एक बेहतर नेत्री यहाँ हुई। लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात करें तो साइंस में आपका दिमाग सबसे पहले कल्पना चावला की तरफ इशारा करता है। कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में, और 1 जुलाई 1961 में ये जन्मी थी। कुछ किताबों में 17 मार्च 1962 भी लिखा है, इसलिए मैंने दोनों बता दिए। ठीक है, पहली प्रायोरिटी रखना 1 जुलाई 1961 को। जब ये 33 साल की थी 1994 में,
इनका चयन हुआ नासा के लिए। अमेरिका में जो मेन एजेंसी है जो स्पेस पे रिसर्च करने के लिए भेजती है अपने यहाँ से, तो उसका नाम है नासा। तो नासा के लिए इनका चयन हुआ जब ये 33 साल की थी। तो 19 कब जन्मी? 61 में। 33 की कब हुई? 1994 में। वहाँ गई और इतना बढ़िया इन्होंने काम किया, इतना कुछ सीखा कि महज 3 साल बाद 1997 में इनको अमेरिका ने अपने खर्चे पर 6 आदमी का एक ग्रुप बना था, क्रू मेंबर्स, उनमें हमारी एक कल्पना चावला थी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि 6 लोगों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अंतरिक्ष में भेजना था, जिसमें हमारी कल्पना चावला महज 3 साल हुए थे नासा में गए हुए। 94 में तो गई थी, 97 में ये सेलेक्ट होकर चली गई 6 क्रू मेंबर्स के साथ। STS-87 मिशन का नाम था और सफल मिशन रहा। वापस आई, ढेरों जानकारियां जुटा कर लाई। कल्पना चावला ने भारत का नाम भी रोशन किया पूरी दुनिया में। इसके बाद दोबारा इनको मौका मिला सन 2003 के जनवरी में, 16 जनवरी को। लेकिन वो मान लीजिए कि किस्मत खराब रही। यहाँ से गए, सब कुछ ठीक ठाक चला। वापसी में जब इनका जिस यान में ये बैठकर गई थी, वापस आ रहा था, ठीक 16 मिनट पहले कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ और उसमें जो गड़बड़ी रही उसके चलते 16 मिनट पहले धरती पे आने से सब कुछ ब्लास्ट हो गया, सब कुछ खत्म। 7 के 7 तेज दिमाग लोग जो क्रू मेंबर्स थे 7, हमारी कल्पना समेत, वो उनकी शरीर जो थे वो बिल्कुल खत्म हो गए और कुछ भी जानकारी हम तक एज सच जो पहुंचनी थी वो पहुंच नहीं पाई। तो बेहद ज्ञान लेकर लौट रहा वो अंतरिक्ष यान जिसमें ये लोग गए थे, वो टेक्निकल फॉल्ट के चलते सब कुछ समाप्त कर गया। सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ कि इतनी तेज दिमाग महिला जो कि पता नहीं कितने इतिहास रच देती, कितने कारनामे करके दिखाती, वो अब नहीं रही थी। 1 फरवरी 2003, 1, 2, 3 करके याद कर लेते हैं, इनकी डेथ हुई थी 1, 2, 3 को। 16 जनवरी को गई थी और 1 फरवरी को सीधे डेड बॉडी तो मिली भी नहीं थी, इतना भयानक ब्लास्ट था। ठीक है, तो ये कल्पना चावला है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को। अगर नहीं मिलता 1 जुलाई 61 तो टिक करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई के साथ जाना पहली प्रायोरिटी, ना मिले तो 17 मार्च 62। ठीक है, करनाल में हुआ। ये नवंबर 1977 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान से, ये थोड़ा सा गलत छप गया, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, यहाँ 1997 कर लेना। 1997, 1997, 33 साल की तो ये यहाँ से नासा गई थी, फिर 3 साल बाद गई थी, तो 1997 कर लेना को कोलंबिया अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। तो इससे पहले किसी इंडियन लेडी का नंबर नहीं आया। कितनी बड़ी बात है कि इंडिया के एक छोटे से राज्य, जिसके कोई बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं है कि क्या करें, इतना बड़ा राज्य है, वहाँ के एक छोटे से एरिया को बिलोंग करने वाली, करनाल को बिलोंग करने वाली कल्पना चावला, जो कि कितनी लायक रही होंगी सोचो। यहीं तो रही, इसी मिट्टी में रही, यहीं पली बढ़ी, यहीं सब कुछ सीखा और फिर अमेरिका ने उसको अंतरिक्ष में भेजा अपने खर्चे पर। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी 1997, इसको 97 कर लेना। ये 16 जनवरी 2003 को केप कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र अमेरिका से कोलंबिया अंतरिक्ष यान से दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई, पर 1 फरवरी यानी 1/2/2003 को वापस लौटते समय पृथ्वी पर पहुंचने से मात्र 16 मिनट पहले यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो 2 अभियानों में गई हैं ये। जिस पहले अभियान में गई उसका नाम दिया गया उस मिशन को STS-87 और जो दूसरा अभियान था उसका नाम था STS-107। पहले में 6 क्रू मेंबर्स थे, दूसरे में 7 क्रू मेंबर्स। तो पहले कम थे फिर ज़्यादा थे। STS दोनों में आएगा, पहले 87 फिर 107, दोनों में 7 भी आएगा। ठीक है। कल्पना चावला कब जन्मी थी? 1 जुलाई 1961 को, ना मिले तो 17 मार्च 1962 को। और एंड लाइफ का एक ही दिन है, उसमें 2 डिस्प्यूट नहीं है, वो है 1/2/2003। कब गया था ये अंतरिक्ष यान इनको लेकर? STS-107 को लेकर 7 क्रू मेंबर्स को लेकर 16 जनवरी को। और डेथ कब हो गई? 1 फरवरी को। ठीक है। नेक्स्ट है बाबा रामदेव, बहुत बड़े बिजनेसमैन। और देखो, किसी के बारे में भी ये सोचना चाहिए कि इस आदमी में कुछ तो गुण रहा होगा जो इसने इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। अब इनसे बहुत लोग हैं जो चिढ़ते हैं, लेकिन अगर देखें तो इसने अपनी लायकियत से, चाहे इसने कुछ किया, अब देखो दूसरे को कहना बड़ा आसान है, लेकिन आप ये इमेजिन करो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में राम किशन यादव नाम का एक बच्चा जन्मा। बच्चे का जन्म हुआ, पिता और माँ ने मिलकर दोनों अपना खेती बाड़ी, छोटा मोटा, कोई बहुत अमीर नहीं, बहुत गरीब से परिवार से, नाम रख दिया राम किशन, जैसे नॉर्मल घरों में रख देते हैं। राम किशन यादव जी जो हैं बचपन से, कहते हैं, ये खुद कहते हैं, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, अब इतने अमीर तो थे नहीं कि इनकी उस टाइम वीडियोग्राफी हुई हो या कोई पिक्चर खींची गई हो, लेकिन ये कहते हैं जब ये 2.5 साल के थे तो इनको लकवा मार गया, ये पैरालाइज्ड हो गए। फिर जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनका इंटरेस्ट जगा वेदों में और इन सब में, इन्होंने योगा की तरफ अपना काम किया और इन्होंने अपनी बॉडी को ठीक कर लिया। आप देखना अभी भी इनकी
इनकी एक आंख में गड़बड़ है। तो कहते हैं कि पूरी बॉडी ठीक हो गई, बस वो वाला पोर्शन जो था आंख का वो ठीक नहीं हुआ, वरना पहले पूरा शरीर ही खराब था। खैर, अब ये एज सच परिवार के साथ इनका मेल बहुत अच्छा नहीं था, तो बचपन में ही घर से निकल गए, और घर से निकल गए तो गुरुकुलों में कहीं कहीं रहते, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते। ऐसे ही जींद के गुरुकुल में रहे। फिर ये चले गए कांगड़ी विश्वविद्यालय है ना अपना, उत्तराखंड में, हरिद्वार से ठीक पहले बिल्कुल ऑन रोड पड़ता है, कांगड़ी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, कांगड़ी विश्वविद्यालय, वहाँ वहाँ रह के इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, संस्कृत को खूब पढ़ा, वैदिक काल की चीज़ों को पढ़ा, कहते हैं खूब ज्ञान ग्रहण किया। और उसके बाद फिर इन्होंने अपना गुरु बना लिया, अपने गुरु बना लिए एक, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। अब कुछ लोग कहते हैं कि उस गुरु के पास पैसा था, वो एक ट्रस्ट बनाने वाला था, फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा डिस्प्यूटेड बात है ये कि वो आदमी एक दिन रातों रात गायब हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो गायब हो गया। इनके ऊपर ब्लेम लगा कि इन्होंने उसका मर्डर कर दिया या इन्होंने गायब करवा दिया। उनकी कोई डेड बॉडी नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिला कि वो आदमी गया कहाँ। इन्होंने दलील दी जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, पुरानी बातें ये, आज से लगभग 15-20 साल पुरानी। इन्होंने कहा कि उनको कैंसर की बीमारी थी और वो बहुत दर्द से पीड़ित थे, तो वो परेशान होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। खैर, वो जो उनको ट्रस्ट का पैसा उनके पास था, जो जैसे सेवक वेवक बहुत सारे लोग दे जाते हैं, भक्तजन टाइप के, उस पैसे से फिर इन्होंने धीरे धीरे, कहते हैं, छोटा मोटा सा ज़मीन खरीदी, वहाँ ज़मीन सस्ती थी। फिर धीरे धीरे इनका काम चल निकला। इन्होंने जो है ये आसपास कहीं कहीं जाके लोगों को जो है योगा सिखाने लग गए। फिर आस्था चैनल ने इनको जो है प्रमोट कर दिया, सुबह सबसे पहले 7 बजे या 6 बजे इनका योगासन का प्रोग्राम चलाने लग गए। फिर ये नेशनल लेवल पे छा गए, जैसे टीवी से आदमी फेमस हो जाता है ना, तो फिर नेशनल लेवल पे छा गए, तो फिर ये शोज़ करने लग गए। फिर उन शोज़ में आने वालों से टिकट लेने लग गए। फिर जैसे आगे के आप जो लोग हैं वो 11,000 की टिकट लेंगे, पीछे वाले 5100 की, फिर 2100 की, फिर 1100 की। अब लोग जो है इस देश में रोग से पीड़ित थे ही, तो योगासन और प्राणायाम और ये कपाल भाती ये सब कर करके धीरे धीरे इनके बड़े बड़े शिविर लगने लग गए, जहाँ से लाखों करोड़ों लोग जो है इनके फॉलोअर्स बनने लग गए। फिर विदेशों में इनकी डिमांड बढ़ने लग गई, फिर कभी अमेरिका जाके कैंप लगा रहे हैं, कभी लंदन जाके कैंप लगा रहे हैं, और ऐसा करते 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 ढेरों पैसे के मालिक बन गए। तो इस तरह इन्होंने अपनी पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, आपने अगर देखा भी होगा, कभी हरिद्वार गए होगे तो, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। और अब जाते हैं तो सच में लगता है कि यार किसी गाँव का एक साधारण सा किसान का बेटा, जिसकी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, कोई ऐसा बहुत स्मार्ट लुक भी नहीं था, कोई बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं था, लेकिन आज देखो एक से एक MBA उसके सामने सर झुकाता है, एक से एक फाइनेंस की नॉलेज रखने वाला उसको हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। कारण बुद्धि, तेज दिमाग। तो उन्होंने देखो अपनी कहीं ना कहीं तो स्किल रही है ना अगले बंदे में। बुराई करना बहुत आसान होता है, मैं कह दूं कि उन्होंने कुछ भी किया या ऐसे किया, अरे भैया उतना करने के लिए भी तो लागत होनी चाहिए आपके पास, आपके अंदर लायकियत होनी चाहिए। तो वो आज देखो बिलियंस और मिलियंस में कमाते हैं। अब तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बाबा रामदेव ना हो, चाहे वो सिम कार्ड को देख लो, चाहे वो परिधान नाम से इनके कपड़े देख लो, या इनका आटा है, या मैगी है, या दवाइयाँ हैं, या भगवान जाने कौन कौन से सारी जितनी चीज़ें आते हैं, क्या टूथपेस्ट, क्या मंजन, हर चीज़ में इनका बड़ा नाम हो गया। और फिर लोगों ने जो है इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि इनके प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकने लग गए। पीछे कितनी सारी चीज़ों में गड़बड़ियाँ भी निकली, लेकिन वो उतना एक चश्मा पहन लेते हैं। तो भैया बाबा रामदेव जो हैं वो कहाँ, रामकिशन यादव नाम का एक छोटा सा, बहुत छोटे से लेवल पे काम करने वाला किसान मजदूर टाइप के परिवार को बिलोंग करने वाला आदमी, और कहाँ देखो ऊंचाइयों पे चढ़ गया। तो इसमें इनकी किस्मत भी अच्छी रही, और कहीं ना कहीं इनके अंदर उस तरह का दिमाग भी था ना। जैसे MBA में क्या पढ़ाते हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ना, कि बिजनेस कैसे करना है। MBA करके लोग 10-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, और ये बिना MBA किए, जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, जिसके खानदान में किसी ने कभी बिजनेस नाम का शब्द नहीं सुना, आज वो आदमी कितना बड़ा मिलियनेयर और बिलियनर बन के बैठ गया, और कितना बड़ा बिजनेस चला रहा है, कितना तामझाम चला रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि भैया जिसकी किस्मत अच्छी हो और जो सही टाइम पे सही डिसीजन ले ले, वो ये पढ़ाई लिखाई सब पीछे रह जाती है। आज पता नहीं कितने MBA उसके अंडर नौकरी करते हैं, एक से एक लंदन पढ़े हुए और पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़े हुए हाईली क्वालिफाइड लोग तो उसके नीचे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि सर एक साइन कर दें, सर एक साइन कर दें। और देख लो रामदेव को, रामदेव के साथ बालकिशन के भी मजे आ गए। बालकिशन जो है, बालकिशन महाराज, सारी प्रॉपर्टी नाम तो उन्हीं के हैं। अब ये मिलियनियर बिलियनियर जो हैं, तो इनका लगभग सारा 97% हिस्सा ना बालकिशन के नाम है। ये दोनों इकट्ठे भी रहे थे स्टार्टिंग में ही, और दोनों की ऐसी बढ़िया किस्मत निकली कि देख लो कहाँ चांद सितारों पे पहुंच गए। ठीक है, तो बाबा रामदेव भारतीय योग गुरु हैं। इनका जन्म 26 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयद अलीपुर गांव में हुआ। तो एक छोटे से गांव में, महेंद्रगढ़ तो वैसे भी हम ये मानते हैं कि बहुत एडवांस्ड नहीं है, वहाँ के एक छोटे से गाँव में रामकिशन नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ।
इनके गुरु का नाम था आचार्य बलदेव। मैंने क्या बताया, जो गायब हो गए थे रातों रात। अब ये भगवान ही जाने कि ये सच में गायब हो गए थे या रामदेव जी ने इसमें कुछ किया था, लेकिन रामदेव को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर किया था, इनके ऊपर केस भी बना था, बाद में क्लीन चिट मिल गई थी। ठीक है, तो आचार्य बलदेव थे वो जो गायब हुए थे। इन्होंने देश विदेश के लोगों को योगासन और प्राणायाम की सरल विधियां बताकर योग के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति की शुरुआत कर दी। तभी तो पैसा कमाया जब क्रांति आई। ये अब तक देश विदेश के करोड़ों लोगों को योग सिखा चुके हैं। और कितनी टिकट लेते हैं, जैसे 21,000 51,000 ऐसे टिकट भी लगती है इनकी। योग सिखा चुके हैं। इन्होंने वर्ष 2006 में दयानंद ग्राम में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की शुरुआत की। और इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा, मैं गई हुई हूँ, बहुत बड़ा आश्रम है। मतलब ये बिल्डिंग ही करोड़ों रुपयों की खड़ी कर रखी है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और वो तो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कितनी जमीनें इन्होंने खरीद ली, पता नहीं कितने 1000 एकड़ की जमीन है वो, जहाँ ये सारा कॉम्प्लेक्स है। कितनी गाय बांध रखी है, कितनी फैक्ट्रीज चल रही है अंदर। तो पूरा एक एम्पायर खड़ा कर दिया। तो बादशाह टाइप के लोग होते हैं ना, वैसा बढ़िया इन्होंने अपना सब काम जमा लिया। नेक्स्ट है संतोष यादव। आपने सुना भी होगा, हरियाणा की वो महिला जो रेवाड़ी को बिलोंग करती है। लगातार 2 साल 1992 और 93 में जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को यानी एवरेस्ट को फतेह किया। तो संतोष यादव बहुत बड़ी हस्ती हैं हमारे लिए, रेवाड़ी से बिलोंग करने वाली। 1969 यानी गांधी के 100 साल पूरे हुए। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जन्मी और ITBP भारत तिब्बत सीमा की उप अधीक्षक हैं। अब जैसे जो लोग इस तरह के अचीवमेंट हासिल करते हैं उनको पुलिस में या कहीं रेलवे में इस तरह की नौकरी मिल जाती है ना। ये साक्षी मलिक भी तो रेलवे में ही थी। अब जैसे बबीता फोगाट सब इंस्पेक्टर थी, जैसे गीता फोगाट जो है वो DSP, जैसे विजेंदर जो है ये भी DSP थे, जैसे आपके ये पहलवान है ना, ये क्या नाम है इसका, योगेश्वर, ये भी तो DSP से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह इनको बड़ी सी एक नौकरी, बढ़िया नौकरी मिल जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये ITBP में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है इसमें उप अधीक्षक यानी बड़े रैंक पर संतोष यादव भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने 8848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय, पहले 1992 में और अगले साल 1993 में प्राप्त की। तो कितनी बड़ी बात है कि आज से कितने साल पहले ये महिला इस पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। भारत सरकार ने 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। मानुषी छिल्लर, ये हाँ बस ये लास्ट है, मानुषी छिल्लर सब जानते हैं, हो तो गई पुरानी बात लेकिन फिर भी हमें पता हो। 2017 में मिस वर्ल्ड में हमारे हरियाणा की मानुषी छिल्लर चुनी गई थी, जो हमारे उत्तर भारत का महिलाओं का कॉलेज है ना कानपुर में, यहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, MBBS। ठीक है, तो मानुषी छिल्लर का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में 1997 को हुआ। ये तुम लोगों के हेरफेर की ही होंगी। ये एक भारतीय मॉडल हैं। 2017 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। पहले मिस इंडिया बनते हैं फिर मिस वर्ल्ड के लिए जाते हैं। इन्होंने 2017 में चीन के एरेना शहर में, अब नहीं पूछेंगे बस एक आइडिया, संपन्न मिस वर्ल्ड 2017 में मिस वर्ल्ड 17 का खिताब जीता। 2001 के बाद किसी भारतीय द्वारा जीता गया खिताब। तो प्रियंका चोपड़ा को 2001 में मिला, फिर उसके 16 साल बाद ये मिला हरियाणा की मानुषी छिल्लर को। ठीक है, चलिए ये पूरा हो गया। अब हरियाणा की शौर्य गाथा एक छोटा टॉपिक है और एक ऊपर छोटा टॉपिक रह गया था, ये मैं कल करा दूंगी, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है ये थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इनको बार बार सुनोगे और पढ़ोगे ना तब ये याद होंगे। अब जैसे ममता खरब है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ममता खरब रोहतक की हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। 2002 के मैनचेस्टर में इन्होंने निर्णायक गोल दागा था। तो इनको फिर कौन सा अवार्ड मिला था? अर्जुन, क्योंकि सिर्फ उसमें जीत के आई ना, कोई और नहीं जीता। तो और मतलब बड़े लेवल का, वैसे तो जीती कई में, तो इनको मिला था अर्जुन अवार्ड। फिर हमने हरियाणा का भीम पुरस्कार दे दिया 2003 में। ऐसे को पूछे तुमसे कि सुशील कुमार, तो तुम्हें याद रखना है ओलंपिक में 2 बार लगातार जाने वाले, 12 में भी, ये 8 में भी और 12 में भी ब्रॉन्ज और सिल्वर जीत लिया। 16 की तैयारी थी लेकिन जा नहीं पाए थे। ऐसे को पूछे साक्षी मलिक, तो तुम्हें पता हो मोखरा गांव की है, रोहतक की, और ये ओलंपिक में 2016 में ब्रॉन्ज जीत कर आई थी। फिर फोगाट बहनों के बारे में हमें पता हो कि कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड 2010 में गीता फोगाट ने उठाया था और उसी टाइम पर बबीता फोगाट को सिल्वर मिला था। और फिर विनेश फोगाट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, एशियन जो अपने गेम्स होते हैं इनमें 2018 में उसको गोल्ड मिला है। ब्रॉन्ज पहले मिला था फिर गोल्ड मिला। तो इस तरह की चीज़ें बार बार सुनने से याद होती हैं। ठीक है, और BBC के बारे में तो है ही इंपॉर्टेंट, भारत का क्यूबा बन गया। क्यूबा आप जानते हो, दक्षिण अमेरिका एक छोटा सा देश है, अमेरिका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, कैरिबियाई सागर के पास। कहते हैं वहाँ बेहतरीन खिलाड़ी निकलते हैं वहाँ से, तो हमने कह दिया हमारे भारत का क्यूबा है। कहाँ पर? हरियाणा के भिवानी का बॉक्सिंग क्लब, BBC भिवानी बॉक्सिंग क्लब। किस कोच ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी? जगदीश सिंह ने।
जगदीश सिंह का बहुत बड़ा नाम है और नमन करना चाहिए ऐसे लोगों को, अभी जिंदा हैं। अच्छी बात है कि उन लोगों ने अपना एक छोटी से बहुत सख्त डिसीजन लेके और हरियाणा के कितने पहलवानों को एक सही रास्ता दिखा दिया। देखो, गुरु की इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो आपको रास्ता सही दिखाता है। विजेंद्र ने मेहनत खुद की है, सब लड़के जितने इन्होंने तैयार किए उनकी मेहनत तो अपनी ही है, नो डाउट। उनकी जगह इन्होंने पुशअप्स नहीं मारे, इन्होंने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस उन लड़कों ने ही की, मेहनत उन्होंने की, डाइट पे उन्होंने काम किया, सुबह जल्दी वो उठे, लगातार कई कई घंटों उन्होंने फिजिकल वर्क किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है उनको प्लेटफॉर्म किसने दिया, उनको रास्ता किसने दिखाया। तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जगदीश सिंह का, कोच जगदीश सिंह का। ठीक है, द्रोणाचार्य इसीलिए मिला। सतपाल, पहलवान सतपाल के शिष्य कौन थे? सुशील कुमार। ममता खराब गोल्डन गर्ल। तो ऐसे 10-20 बार जब इनको बार बार पढ़ लोगे ना किताब से, फिर ये आसान दिखेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। अब कल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कल इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उम्मीद है, क्योंकि छोटे टॉपिक रह गए बहुत शॉर्ट वाले। फिर इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। कोई टफ टॉपिक कराऊंगी अब थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी आसान थे, ये तो पढ़ पढ़ के याद हो सकते हैं। अब अगले टॉपिक में देखते हैं, या तो कृषि के ऊपर काम कर लेंगे या वन्य जीव अभ्यारण्य के ऊपर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।